अब दिख रहा है ना सबको? यस मैम। ठीक है, तो पहला क्लॉज जो हम पढ़ेंगे वो है वैल्यूएशन क्लॉज। अभी तक हमने कंडीशन के बारे में जाना कि कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वैल्यूएशन क्लॉज। तो वैल्यूएशन क्लॉज क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन इन द क्लॉज। यहाँ पे मतलब किस वैल्यू, एक वैल्यू डिसाइड होती है पूरी पॉलिसी की, या जिसका भी हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, जैसे शिप का ले रहे हैं या गुड्स पे हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उन पूरी पॉलिसी का वैल्यू पहले से ही डिसाइड हो जाता है। मींस इन केस अगर डैमेज होता है और हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने जाते हैं, तो जो वैल्यू डिसाइड हुई है वही वैल्यू हमें रिसीव होगी, ठीक है। और ये वैल्यू पहले से ही डिसाइड हो जाती है ताकि बाद में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो। तो द वैल्यू इज एग्रीड अपॉन बिटवीन बोथ द पार्टीज। इन केस ऑफ लॉस और डैमेज द कंपनसेशन विल नॉट एक्सीड द अमाउंट गिवन इन द पॉलिसी। तो जो वैल्यू डिसाइड हो जाता है वो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है पॉलिसी में मेंशन होगी। तो जिस टाइम पे हम क्लेम को रिसीव करते हैं तो उस वैल्यू से ज्यादा हमें क्लेम या कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम लोग भी जानते हो इस बात को। बाकी पॉलिसीज हम लोग ने पढ़ा था कि जो भी वैल्यू डिसाइड हो जाती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही क्लेम या कॉम्पेंसेशन देती है इंश्योरेंस कंपनी। If the value of the policy is to be decided at the time of loss, then this column is left blank. Means अगर दोनों ही पार्टीज के बीच में ये डिसाइड होता है कि जो भी वैल्यू होगी वो हम बाद में डिसाइड करेंगे जब डैमेज होगा, तो फिर ये कॉलम को ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। जब पॉलिसी फिल होती है उस टाइम पे इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ा जाता है, मतलब कि जिस टाइम पे डैमेज होगा या कोई लॉस होगा उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया जाएगा कि मार्केट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग तय किया जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लॉज आता है एट एंड फ्रॉम क्लॉज। मींस एट जहां पे शिप खड़ी है, ठीक है, वहां से कहां तक जाएगी या वहां से जैसे ही जर्नी अपनी शिप स्टार्ट करती है वो पूरा क्लॉज इसमें कवर होता है। मान लो जब हम मरीन पॉलिसी करवाते हैं और शिप का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो शिप एक पोर्ट से ही स्टार्ट होकर के जाती है ना। तो जिस पोर्ट से स्टार्ट होगी मींस वो हो गया एट, ठीक है। फ्रॉम मींस वहां से जब आगे की ओर जाएगी तो वो भी पूरा ये मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करता है। तो दिस क्लॉज रेफर्स टू द टाइम व्हेन रिस्क कमेंसेस। कहां से रिस्क स्टार्ट होगा, ठीक है। एट मींस उस जगह से आपका जो रिस्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि शिप जो है पोर्ट पे ही खड़ी है और कोई नुकसान हो गया है ना, या कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, तो वहीं से ही आपको कंपनसेशन रिसीव हो जाएगा, ठीक है, वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज द रिस्क कवरेज स्टार्ट्स व्हेन द शिप इज लाइंग एट द पोर्ट ऑफ इट्स डिपार्चर एंड फ्रॉम द टाइम इट लीव्स द पोर्ट। जहां पे वो खड़ी है और जिस भी टाइम से वो पोर्ट को छोड़ती है और अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाती है वो पूरा ही जो है रिस्क उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाता है। इफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टेट्स द वर्ड्स एट एंड फ्रॉम मद्रास, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बोला गया है, जैसे मान लो अगर उसमें लिखा है एट एंड फ्रॉम मद्रास, तो मतलब अगर वो मद्रास की पोर्ट पे खड़ी है शिप तो वहीं से उसका पॉलिसी या रिस्क का टाइम स्टार्ट हो जाता है। वहीं मान लो उस टाइम पे अगर मद्रास पोर्ट पे खड़ी ही है और शिप को किसी भी तरीके का डैमेज या नुकसान पहुंचता है तो तुरंत इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम दे देगी, ठीक है। एंड फ्रॉम मद्रास मीन्स मद्रास से होते हुए जब वो आगे की तरफ जाएगी तो वो टाइम पीरियड भी उसमें कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। So it means the risk is covered when the ship is at Madras port and also when it leaves the port. This clause applies to hull and freight insurance. ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्लॉज sue and labor clause. ये क्लॉज क्या कहता है? This clause enables the insured and the insurer in trying to save the subject. Now Anjali is trying to enter the waiting room. She cannot. This clause enables the insured and the insurer
in trying to save the subject matter of insurance from any type of loss if the insured spends some money in an attempt to save the goods from an impending loss. हमने पढ़ा था ना कि प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था, लॉस मिनिमाइजेशन के प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जो इंश्योर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉस को कम से कम करने की कोशिश करे, है ना, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे. तो मान लो उसी केस में अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हम कुछ खर्चा करें, ठीक है, अगर हम कुछ खर्चा करें तो उस टाइम पे हमें क्या करना रहता है. मान लो हमने कुछ स्पेंड किया, कुछ खर्चा किया ताकि हम शिप के डैमेज को होने से रोक पाएं. तो वो अगर डैमेज रोकने में हम कुछ एक्सपेंस लगाते हैं तो वो एक्सपेंस भी हमको बाद में इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. जैसे मान लो हाँ, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम शिप में होने वाले डैमेज को कम कर सकें और उसके लिए हमें कुछ एक्सपेंस करने की ज़रूरत पड़ती है. तो जो हमने एक्सपेंस उस टाइम पे किया है शिप को बचाने के लिए, तो वो एक्सपेंस भी हमें किससे रिकवर होगा? इंश्योरेंस कंपनी से. ठीक है, हम ये इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे कि हमने इतना खर्चा किया है शिप को बचाने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा भी हमें पॉलिसी के साथ, पॉलिसी अमाउंट के साथ वो वापस करेगी. ठीक है, The act of saving the subject matter on minimizing loss does not amount to deviation and the contract will not be void. ठीक है, ये जो खर्चा हमने किया है वो हमें रिकवर भी हो जाएगा और ये इस पॉलिसी में कोई भी ये void कंडीशन नहीं रहेगी. फिर नेक्स्ट आता है हमारा वेयरहाउस टू वेयरहाउस क्लॉज. इस नाम से पता चल जाता है वेयरहाउस टू वेयरहाउस क्लॉज का मतलब क्या है. एक वेयरहाउस से स्टार्ट हो रहा है और जिस डेस्टिनेशन वेयरहाउस तक जा रहा है वो पूरा हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसे मान लो शिप एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो उसमें सामान लोड होगा, जो भी हम कार्गोज उसमें लोड करते हैं ना, सामान लोड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सामान किसी न किसी वेयरहाउस में ही रखा हुआ होगा, है ना. और अब जो सामान अनलोड होगा, जैसे मान लो शिप मद्रास से गई मुंबई पोर्ट तक, मद्रास के वेयर हाउस से ही सामान लिया जाएगा, उठाया जाएगा. फिर मान लो शिप मुंबई पहुंच गई, उसके बाद जो उसमें सामान भरे हुए हैं तो किसी न किसी वेयर हाउस में तो पहुंचाया जाएगा ना. ठीक है, तो ये वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज हो गया. जो भी रिस्क है वो पूरा ही पूरा कवर हो गया. ऐसा नहीं है कि शिप इन बिटवीन जब सी में चल रही थी तभी का पॉलिसी हम उसमें कवर करेंगे, रिस्क कवर करेंगे कि पानी में है शिप तो ही उसमें किसी न किसी तरीके का लॉस और डैमेज हो सकता है. नहीं, हम यहाँ पे ओवरऑल सारा ही लॉस इसमें कवर कर रहे हैं. जैसे ही जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, एक वेयर हाउस से हमने सामान उठाया और दूसरे वेयर हाउस तक पहुंचाया, ये पूरा ही पूरा हम वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज में एंटर कर लेते हैं. ठीक है, इससे क्या हुआ, हम हर तरीके के नुकसान से, हर तरीके के होने वाले रिस्क से बच जाते हैं. ये पॉइंट समझ में आया? किसी को कोई इशू इस पॉइंट में? नो मैम. ठीक है, तो दिस क्लॉज कवर्स द रिस्क फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द शिपर और कंसाइनर टू द वेयर हाउस एट द डेस्टिनेशन. If the cargo is to be brought from the hinterland to the port, one marine policy will cover the risk at land and also at sea. मतलब यहाँ पे जो रिस्क कवर हो रहा है वो सी का तो हो ही रहा है, प्लस लैंड का भी रिस्क कवर हो रहा है. लैंड का कैसे? क्योंकि वेयर हाउस जहाँ पे भी होगा वो कोई जगह होगी ना, कोई प्लेस होगी ना, सी में तो वेयर हाउस होगा नहीं, है ना. तो जो लैंड का रिस्क है वो भी कवर कर रहा है ये वाली पॉलिसी, और जो सी का रिस्क है वो भी कवर कर रहा है. तो ओवरऑल हमारे सारे रिस्क जो हैं कवर हो जा रहे हैं. द रिस्क ऑफ टेकिंग गुड्स टू द पोर्ट फ्रॉम सेंडर्स वेयर हाउस टू द अराइवल ऑफ गुड्स एट द रिसीवर्स वेयर हाउस इज कवर्ड. दिस क्लॉज सेव्स द शिपर फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल्स and he is sure of the safe arrival of the subject matter not only at the port but also at the warehouse.
अब वो पूरी तरीके से, मान लो हम अपना सामान मंगवा रहे हैं कहीं से, तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, पूरी तरीके से सेफ हैं जहाँ से मेरा सामान आएगा। और जब तक ऐसा नहीं कि पोर्ट पे उतर गया सामान तो वहीं पे सेफ है, नहीं, पोर्ट से जब तक वो वेयर हाउस नहीं पहुंच जाता तब तक का सारा ही रिस्क जो है ये क्लॉज कवर कर लेता है। तो ये ज्यादा ही बेहतर होता है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्लॉज आ जाता है चेंज ऑफ वॉयज। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द वॉयज आर मेंशन इन द पॉलिसी, द पोर्ट्स ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल आर मेंशन इन द पॉलिसी। मतलब शिप जहां से चलेगी, है ना, और जहां तक पहुंचेगी, प्लस उस जो भी रूट शिप को फॉलो करना है वो भी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो हम लोग इंदिरा नगर में हैं और मान लो हमें जाना है अमीनाबाद। ठीक है, तो यहाँ इंदिरा नगर से अमीनाबाद तक जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, है ना। तो अब जो मान लो हमने कोई पॉलिसी ली है, उस पॉलिसी में मेंशन है कि आप जो है जो मेन रोड है वहां से होकर के जाइए तो ही हम आपके रिस्क को कवर करेंगे। इन बिटवीन अगर उस जिसका हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है, आप उस रूट को जा रहे हैं तो हम उसको कवर करेंगे। इन केस अगर आपने रूट चेंज किया, मान लो हमने आपको बोला था हजरतगंज से होते हुए अमीनाबाद जाइए और आप चले गए गोमती नगर से होते हुए अमीनाबाद। ठीक है, तो जो है हम अगर मान लो गोमती नगर से जाते हैं और इन केस एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हमारा रिस्क कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने वॉइस चेंज किया, ठीक है ना, आपने अपनी यात्रा के रूट को अगर चेंज किया तो यहाँ पे पॉलिसी में अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। जो क्लेम आप कहते हैं पॉलिसी में जो क्लेम होता है वो आपको रिसीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रूट को चेंज किया। ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। इन केस किसी भी पॉइंट में तुम लोग को इशू हो, दिक्कत हो तो तुरंत पूछना। ठीक है, मैम 1 सेकेंड कह करके उस अपना जो भी तुम लोग का पॉइंट हो या इशू उस चीज को तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बात यही हो गई कि जब आप शिप से जा रहे हैं, आपका जो रूट वहाँ पे मेंशन्ड है, आप उसी रूट से होकर के जाइए जहां से जाना है, जहां तक पहुंचना है, प्लस जो रूट आपको फॉलो करना है, वो सारी ही चीजें पॉलिसी के अंदर मेंशन होती हैं। गलती से भी अगर आपने उस रूट को चेंज किया तो आपको क्लेम या कॉम्पेंसेशन रिसीव नहीं होगा इन केस किसी भी तरीके का लॉस या डैमेज होता है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर मान लो जो रूट मेंशन था पॉलिसी के अंदर, है ना, उस रूट पे किसी तरीके का नुकसान है हमें, है ना, जैसे मान लो उस एरिया का वेदर खराब है या वहां पे हमें पता चला ज्यादा रिस्क है, तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए अगर आप अपना जो है पाथ चेंज कर रहे हैं या रूट चेंज कर रहे हैं तो ये ठीक है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जानबूझ के ये काम नहीं किया है, आपने शिप या कार्गो को सेव करने के लिए आपने दूसरा रास्ता पकड़ा है, तब ये ठीक है। ठीक है, उस केस में आप अपने वॉयज को, अपनी यात्रा के रूट को चेंज कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो the ports of departure and the arrival are mentioned in the policy. The route to be followed by the ship is also given. In case of any deviation, the insurer will be relieved of his liability. मतलब in case अगर आपने deviate किया अपने path को, तो जो insurer है वो अपनी liability से छुटकारा पा लेता है, उसके बाद वो अपना जो claim का compensation वगैरह नहीं देता है। If the ship changes its original route and follows same route later on, it will be taken as deviation. The insurer will not be liable to indemnify the loss if the original route is changed. जो original route है अगर वो आप change करते हैं तो आपको claim नहीं मिलेगा। Next clause आ जाता है touch and stay clause। ठीक है, the ship should go and stay only at those ports which are mentioned in the policy. मान लो जब शिप अपनी यात्रा स्टार्ट करती है और अब शिप में उसने बहुत सारे गुड्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, पहुंचाने के लिए अलग अलग पोर्ट्स पे। ठीक है, मान लो एक जगह से होती हुई जा रही है शिप और उसको अलग अलग जगह पे सामान पहुंचाने हैं, ठीक है, अलग अलग पोर्ट्स पे।
तो जितने पोर्ट्स पे उसे जाना है वो सारे पोर्ट्स का नाम उस पॉलिसी के अंदर मेंशन होगा, ठीक है। इन केस शिप किसी और पोर्ट पे जाती है, ठीक है, जो उस पॉलिसी के अंदर नहीं है मेंशन, उस केस में और अगर कोई डैमेज या लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, ठीक है। जैसे मान लो मद्रास से जा रही है शिप और उसको और पॉलिसी के अंदर लिखा है कि आप मुंबई के पोर्ट पे और विशाखापट्टनम के पोर्ट पे रुक सकते हैं, वहां पे आप अपने गुड्स को अनलोड कर सकते हैं। तो शिप अगर मुंबई और विशाखापट्टनम के पोर्ट के अलावा किसी और चेन्नई के पोर्ट पे भी जाती है और चेन्नई के पोर्ट पे मान लो कोई डैमेज या लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, हमने जो पॉलिसी के अंदर मेंशन किया था वो मुंबई और विशाखापट्टनम का ही पोर्ट था, आप चेन्नई वाले पोर्ट पे क्यों गए, है ना। और वहां पे किसी भी तरीके का लॉस या नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाती है, वो किसी भी तरीके का क्लेम या कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगी। In case the ports are not mentioned, then the ship should take the customary route and stay at the port coming on that route only. मान लो अगर पॉलिसी के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको किस किस पोर्ट्स पे जाना है, तो आपको एक नॉर्मल रूट फॉलो करना है और उन्हीं रूट्स पे आप रुक सकते हैं, ठीक है। If the ship goes to any other port, it will amount to deviation. The calling at ports must be for justifiable reasons. मतलब जो पोर्ट्स उसमें मेंशन है आप उसी पोर्ट्स पे जाइए। इन केस आप दूसरे पोर्ट पे जाते हैं तो आपको कॉम्पनसेशन रिसीव नहीं होगा, ठीक है। हाँ, फिर से वही एक्सेप्शन आ जाएगा। इन केस आप किसी और पोर्ट पे जाते हैं अपनी शिप को सेव करने के लिए, है ना, किसी होने वाले लॉस या नुकसान को रोकने के लिए, तो उस केस में वो जस्टिफिएबल है, मतलब आपका जो एक्शन है वो जस्टिफाइड है। उस केस में कंपनी आपको पे करेगी क्योंकि आपका जो रीजन था, आपका जो कॉज था वो जस्टिफाइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज हम पढ़ते हैं इंचमेरी क्लॉज, ठीक है। अंडर दिस क्लॉज any loss caused by the negligence of the master or a crew member is also covered. कई बार ऐसा होता है, मान लो शिप जा रही है और जो शिप का मास्टर है, जो शिप को हैंडल कर रहा है, और जो शिप के क्रू मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से। एक मिनट, हाँ मैम इंचमेरी का मीनिंग बता दीजिए। इंचमेरी एक शिप का नाम था, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, इसी के अंदर है। पढ़ाने तो दो बेटा पहले। ओके मैम। है ना। अंडर दिस क्लॉज एनी लॉस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द मास्टर और अ क्रू मेंबर इज ऑल्सो कवर्ड। मतलब शिप के मास्टर या उसके क्रू मेंबर्स के द्वारा किसी भी तरीके का अगर नुकसान होता है शिप में, तो वो ये वाला क्लॉज उस होने वाले उन लोगों के नेग्लिजेंस के होने वाले लॉस को भी कवर करता है, ठीक है। मान लो मैं शिप की ओनर हूँ और मैंने शिप का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, मेरी तरफ से मैंने शिप को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जब मेरी शिप जा रही है, शिप का मास्टर कोई और होगा, क्रू मेंबर्स कुछ और होंगे, उनकी लापरवाही से अगर शिप में कोई डैमेज या नुकसान आता है तो ये क्लॉज उसको भी कवर करता है। इसका नाम इंचमेरी क्यों पड़ा, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ा कि एक 1857 में एक शिप थी, ठीक है, जिसका नाम इंचमेरी था और उस शिप को नुकसान हो गया उसके क्रू मेंबर्स की वजह से, ठीक है ना। उसके क्रू मेंबर्स ने किसी भी तरीके की लापरवाही की जिसकी वजह से शिप को नुकसान पहुंचा। अब जब शिप के ओनर ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, ये आपकी गलती है या आपकी तरफ से गलती है और हम आपका कॉम्पनसेशन पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हुआ उसके साथ गलत, ऑब्वियस सी बात है, जिसने इंश्योरेंस करवाया उसके साथ गलत हुआ, क्यों, गलती तो उसकी नहीं थी, है ना। तो अब उसके नाम पे ही, उस शिप के नाम से ही एक नया क्लॉज निकला, इंचमेरी क्लॉज, जिसमें ये लिखा रहता है कि इन केस शिप को नुकसान पहुंचता है उसके मास्टर या क्रू मेंबर्स के द्वारा, और जो भी नुकसान पहुंचेगा इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पे करेगी, ठीक है।
तो अंडर दिस क्लॉज एनी लॉस कॉज बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द मास्टर और ए क्रू मेंबर इज ऑल्सो कवर्ड. The damage caused to the cargo in loading and unloading operation is also recoverable. डैमेज कॉज टू कार्गो बाय लोडिंग एंड अनलोडिंग क्या होता है, कई बार शिप में सामान पहुंचाया जाता है, चढ़ाया जाता है ना, और कई बार शिप से सामान उतारा जाता है. तो उस दौरान भी कई बार टूटा फूटी हो जाती है सामान. मान लो टूट गया है ना, कोई ऐसा नाजुक सामान था वो टूट गया, खराब हो गया, तो वो भी तो नुकसान पहुंचेगा ना. तो उस लॉस को भी ये वाला क्लॉज कवर करता है. So this clause was inserted after a famous case involving a ship named Inchmary in 1857 का केस है ये. ठीक है. This ship was damaged by the negligence of the crew and the insured could not get the claim for damages. उस टाइम पे जो insured था उसको क्लेम नहीं मिला था because it was not covered under the perils of the sea. Later on, underwriters included this clause in marine insurance. बाद में ये जब केस गया होगा तब पाया गया कि नहीं, शिप ओनर की तो कोई गलती थी नहीं, या जिसने इंश्योरेंस कराया उसकी तो कोई गलती थी नहीं, तो ये क्लॉज फिर आगे के लिए ऐड करा दिया गया. ठीक है, अब समझ में आया प्रिया? यस मैम. तुम्ही ने क्वेश्चन पूछा था ना? हाँ मैम, हम ही ने पूछा था. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आता है जेटिसन. ठीक है. इट मीन्स throwing off certain cargo in order to lighten the load on a ship in emergency situations. कई बार क्या होता है, जो कई बार शिप को सेव करने के लिए जो बहुत सारे सामान होते हैं उनको अनलोड किया जाता है, मतलब फेंका जाता है रास्ते में ही. मान लो शिप जा रही है, ठीक है, पानी में जा रहा है जहाज, और शिप को बचाने के लिए कई बार शिप बहुत हैवी हो जाती है और डूबने लगती है ना. तो शिप को बचाने के लिए जो उसमें सामान होते हैं उन सामानों को फेंका जाता है, अनलोड किया जाता है. उस प्रोसेस को हम जेटिसन कहते हैं. ठीक है. तो थ्रोइंग ऑफ सर्टेन कार्गो, कुछ सामान को हमने फेंका इन ऑर्डर टू लाइटन द लोड, शिप के लोड को कम करने के लिए. कहीं गलती से अगर शिप सिंक हो गई तो सारा का सारा वेस्ट, शिप भी गई, सामान भी गया और वो पर्सन भी गया. तो इस वजह से उस चीज को रोकने के लिए, उस नुकसान को रोकने के लिए कई बार शिप से जो सामान होते हैं अनलोड किए जाते हैं, उनको फेंके जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं पानी में. ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशंस में. तो इट इज नेसेसिटेटेड टू अवॉइड अ मरीन पेरिल. द जेटिसनिंग मस्ट बी डन डेलिबरेटली. द लोड टू बी थ्रोन ऑफ इज लेफ्ट टू द मास्टर ऑफ द शिप. मास्टर के द्वारा ये काम किया जाता है. द लॉस कॉज बाई जेटिसनिंग इज कवर्ड अंडर जनरल क्लॉज. तो ये जो लॉस होता है इसके थ्रू, मतलब जो हमने शिप से जो कार्गोस फेंके, जो भी हमने गुड्स फेंके, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो उस लॉस को ये वाला क्लॉज कवर कर लेता है. हमने शिप को बचाने के लिए बहुत सारा सामान फेंक दिया ताकि शिप डूब न जाए, या उसके वेट को हल्का करने के लिए. तो जितना भी हमने सामान को फेंका, वो जो सामान है, वो जो लॉस हुआ हमारा, उस लॉस को ये वाला जो क्लॉज होता है वो कवर करता है. ठीक है. नेक्स्ट है, यस मैम. नेक्स्ट है मेमोरेंडम क्लॉज. समटाइम्स पेरिशेबल गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. कई बार हम ऐसे गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं जो पेरिशेबल होते हैं. पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी. द मेमोरेंडम क्लॉज इज यूज्ड टू सेव द इंश्योरर from paying small losses of perishable goods. Under this clause, the insurer is not liable for partial losses in certain commodities. This loss is allowed up to 50%. कई बार मतलब छोटे मोटे लॉस हो जाते हैं कि पेरिशेबल गुड्स हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें से थोड़े गुड्स खराब हो गए और बाकी के सेफ रहे, तो इंश्योरर ऐसे लॉसेस को पे नहीं करना चाहता है. ठीक है. उस केस में इंश्योरर ये वाला क्लॉज क्या कहता है, 50% ऑफ द लॉस को ये कवर करता है. हाउएवर, if there is a general loss or the ship is stranded, the insurer will be liable to pay the loss. अगर छोटा मोटा नुकसान हुआ है पेरिशेबल गुड्स का तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करना चाहती है. ठीक है. और अगर मान लो बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है तो उसका 50% पे करेगी, और कई बार अगर शिप को भी डैमेज पहुंच गया है तो वो लॉस पे करेगी पूरी तरीके से. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक इतना था जिसमें हमने सारे क्लॉजेस को कवर किया है. क्या किसी को कुछ पूछना है?
सबको समझ में यस आया? मैम, एक क्लॉज पूछना है। हाँ, मैम बिल्कुल। एक हमें पूछना है। हाँ, एक एक करके पूछो, पहले नेहा पूछो। मैम सू टू लेबर क्लॉज वाला मैम। स्यू एंड लेबर क्लॉज। यस मैम। देखो, हमने इससे पहले जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, या हर बार जो हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं इंश्योरेंस में, तो हम एक बात को जानते हैं कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि लॉस कम से कम हो, है कि नहीं? यस मैम। पढ़ा था ये प्रिंसिपल हम लोगों ने, फायर में भी पढ़ा था, यस है ना? मैम। अगर मान लो हाँ मैम। कहीं पे आग लग रही है तो हमें बैठ करके तमाशा नहीं देखना है, हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है बचा, हाँ। कि लॉस कम से कम हो, है ना? है कि नहीं? यस मैम। अब मान लो हाँ मैम। हम अगर ये कोशिश करते हैं कि लॉस कम से कम हो, उस दौरान कुछ खर्चे करने की कई बार जरूरत पड़ जाती है ना? मान लो उस टाइम पे हमें आग कम करने के लिए हमें कुछ सामान मंगवाना पड़ा, तो हमारा खर्चा हुआ, है ना? या हमें कुछ ऐसे सामान मंगवाने पड़े जिससे हम उस आग को कम कर सकते हैं। या अगर हम यहाँ पे स्पेशली मरीन इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अब मान लो अपने शिप और जो उसमें गुड्स रखे हुए हैं उनको सेव करने के लिए हमें किसी तरीके का खर्चा करना पड़ता है इन केस। अब ये जो हमने खर्चा किया, एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मैम, हुआ। है ना? ये जो खर्चा है हमें कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है? ओ, बस मैम इतना ही था। बस इतना ही है बेटा, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ सकते हो, ठीक है? और डिटेलिंग अगर जाननी नहीं, है नहीं, इसके बारे में। मैम मुझे टच एंड स्टे क्लॉज पूछना था। टच इसके एंड बाद हम थे। हाँ, अर्पिता ने भी पूछा था। यस मैम। हाँ, बोलो बेटा। मैम मेमोरेंडम में मैम पे तो हम लोग पूरा करते तो 50% क्यों मिलता है हमें इंश्योरेंस का कवरेज? पेरिशेबल गुड्स पे है। कई बार जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मान लो थोड़े से ही गुड्स खराब हुए और उसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर रहे हैं, है ना? तो वो एक तरीके का इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पे लायबल नहीं होती है पे करने के लिए। लॉस होते हैं तो पूरा हो या अच्छा खासा हो, है ना? तो उस टाइम पे कंपनी एक क्लॉज कहती है जहां पे आप 50% पे कर सकते हैं, ठीक है? और इन केस पूरे शिप को लॉस होता है या सारे ही गुड्स खराब हो गए, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी फिर पूरा पे करेगी, ठीक है? ओके मैम। अब प्रिया पूछो। मैम टच एंड स्टे क्लॉज। टच एंड स्टे क्लॉज। एक सेकेंड। टच का मतलब क्या होता है? छूना, है ना प्रिया? यस मैम। है ना? स्टे का यस मतलब, मैम, सुन रहे हैं। हाँ, स्टे का मतलब हम है, वहाँ पे रुक रुकना, रहे हैं, रुकना। कहीं पे थोड़े टाइम के लिए स्थायी हो रहे हैं, है ना? तो जब शिप चलती यस है, मैम। अच्छा, तुम लोग ने ट्रेन में तो यात्रा की होगी, जर्नी की होगी, यस है मैम, ना? करिए। तो ट्रेन कई बार क्या करती है, जब स्टेशन से गुजरती है तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन होती है जहाँ वो टच करती है, मतलब उस स्टेशन से होकर के गुजरती है, वहाँ रुकती नहीं है, यस मैम। है ना? तो मतलब उस स्टेशन को उसने टच किया, भले वो रुकी नहीं वहां पे,